तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये सारी टॉपिक्स आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपको पता है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो गैस और लिक्विड मिलता है, लिक्विड और लिक्विड मिलता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड मिलता है। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं हेनरी लॉ में, गैस इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ में सॉल्युबिलिटी टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, इसके हम राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। उससे पहले हम वेपर प्रेशर को समझते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर को आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किसके लिए सब पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। देखो, वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोई कंटेनर होगा, उसमें लिक्विड होगा, उसका वेपर बनता रहेगा, ठीक है। मान लो कि ये कोई कंटेनर है एक बढ़िया से, अब इसमें हमारा लिक्विड है, और सिर्फ एक ही लिक्विड है इसमें, ठीक है। अभी कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लिक्विड है ये। अब वो ये लिक्विड है तो लिक्विड वोलेटाइल होता है, वेपराइज होता है, तो इसके मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होंगे, समझना इस चीज को, ठीक है। नीचे हर जगह होंगे। तो वेपर प्रेशर एक सरफेस फिनोमिना है। क्या होगा, सरफेस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, गैस, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। मान लो कि एक मॉलिक्यूल यहाँ आ गया, ठीक है, फिर और मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए इसके, ठीक है ना। ये वेपर फेज है, ये क्या है, वेपर फेज है। और ये हमारा लिक्विड स्टेट उसका है, लिक्विड। तो देखो क्या होगा, अब एक मान लो कि अगर मैनोमीटर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, प्रेशर, यहाँ के प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो कैसे हम पता करेंगे यहाँ पर। मान लो कि मरकरी का जो कॉलम है यहाँ पर है, यहाँ तक, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ से उठ के मॉलिक्यूल जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से उठ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, सब सरफेस वाले, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये मरकरी का कॉलम क्या होगा, यहाँ तक चला गया, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी आ रही है, ये रुक गया, अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर जो हो गया है, वो प्रेशर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। प्रेशर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। क्यों, क्या लिक्विड वेपर बनना बंद हो गया, क्या ऐसा कुछ हुआ होगा अंदर कि कांस्टेंट हो गया, नहीं। एक कंडीशन यहाँ पर आ जाती है इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोग को पता है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के ऊपर जाएंगे वेपर फेज में, ठीक है, जितने मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के वेपर फेज में जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड फेज में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर जो कांस्टेंट होगा, यहाँ जो जितने भी वेपर होंगे वो सब प्रेशर लगाएंगे। अब वो प्रेशर लगाएंगे तो हर डायरेक्शन में लगाएंगे, गैस है ऊपर नीचे, इस लिक्विड के सरफेस पे भी लगाएंगे, इस लिक्विड के सरफेस पे भी क्या होगा, प्रेशर ये वाले मॉलिक्यूल लगाते रहेंगे। तो यही जो इसका प्रेशर है, जो ये वेपर बना हुआ है, इसके प्रेशर को ही हम बोलते हैं वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा वो तो हम कैसे पता करेंगे कितना वेपर प्रेशर है, ठीक है। वो हमेशा मॉलिक्यूल उसमें आते रहेंगे, लिक्विड वाले। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, लिक्विड से जो गैस बनेगा,
ठीक है, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे उतने मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उस कंडीशन में जो यहाँ का प्रेशर होगा, ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? मैं पीडीएफ आपको लिंक दे दूंगा, उसे आप नोट कर लेना, लोड कर लेना और उसे पढ़ लेना एक बार। उसमें जो टॉपिक ना समझ में आए वहीं की वीडियो देख लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना आप लोग। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, आपको ये भी पता है कि लिक्विड से गैस बनने को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, और गैस से लिक्विड बनने को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जिस स्पीड से इवेपोरेशन हो रहा है उसी स्पीड से कंडेंसेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, और रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, इतना समझ में आया आपको? अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। अब देखो, एक एक प्रेशर को अगर हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट लिए हैं, इसमें एक ही सॉल्यूशन है, सॉरी एक ही कंपोनेंट है, तो इस वाइपर प्रेशर को हम पी नॉट से दिखाते रहते हैं। इससे पी नॉट से, ठीक है ना, प्योर वाइपर प्रेशर को हम पी नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, अगर मान लो सिर्फ इसमें एल्कोहल रहा, मान लो इसमें एल्कोहल है तो उसके प्रेशर को हम पी नॉट एल्कोहल से डिनोट करेंगे। अगर सिर्फ वाटर है तो उसके प्रेशर को पी नॉट वाटर से डिनोट कर देंगे। कोई भी लिक्विड रहेगा, ठीक है, सिर्फ उसके प्रेशर को हम प्योर वेपर प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि और उसमें कोई कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। आगे बढ़ो, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो जल्दी पढ़ते हैं ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। अब नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में कैसा फोर्स होगा। ठीक है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मान लो कि आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इनके मॉलिक्यूल के बीच में तो वेपर कम बनेगा। ठीक है, वेपर कम बनेगा तो प्रेशर उसका कम होगा। मान लो कि यहाँ पर आ गए वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल, तो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है ना, तो इनका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी जो पार्टिकल्स रहेंगे यहाँ पर उनके बीच में जो फोर्स रहेगा वो अगर बहुत ज्यादा हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो ये मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, तो वो वॉल से टकराने में थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड से टकराएंगे, तो वो प्रेशर कम लगाएंगे। ठीक है, इस सरफेस पे भी प्रेशर ये कम लगाएंगे, हर तरफ प्रेशर कम लगाएंगे, तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वही इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा अगर फोर्स रहेगा उतना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना आता रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये सब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको बॉयल होने के लिए, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे जैसे हम मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फोर्स से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब और देखते हैं इसमें आगे, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, वोलेटाइल है, चलो अभी उसका देखेंगे वोलेटाइल वाला अच्छे से, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल डिटेल में देखेंगे, पहले ये देखते हैं हम।
हाँ, एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। वरना सभी लेक्चर में मैं हर टॉपिक बात करता चला जाऊं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। देखो, मान लो कि हमारा H2O है, ठीक है, और C2H5OH एल्कोहल है। आपको पता है यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफी ज्यादा है। और यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। जो कम होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा उसका, ज्यादा होगा, जिसमें मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स कम होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं अगर और एग्जांपल, मेथेनॉल है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ग्लाइकॉल है, और ये ग्लिसरॉल है। अब आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है ना, FON। अगर इनसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है जिस मॉलिक्यूल में, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यहाँ देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, यहाँ पर तीसरी तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी इसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है फोर्स, ठीक है ना, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर होगा वेपर प्रेशर का। क्योंकि इधर हम जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो बढ़ रहा है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इधर इधर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितने एग्जांपल मैं बताऊं ना वो सब एकदम बढ़िया से कर लेना आप लोग। CH3CH2OH, एथेनॉल, ठीक है, और एक है हमारा CH3CH2O, CH2CH3। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा ऑक्सीजन, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और ये इसके पास वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, दूसरे इसी का एथेनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये डाई एथाइल ईथर है, ठीक है ना, डाई एथाइल ईथर है, इसलिए डाई एथाइल ईथर जो होता है ज्यादा वोलेटाइल होता है अल्कोहल से। अब हमारा एक और है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल से के बाद है टेम्परेचर, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है जो हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, मान लो लिक्विड है कोई, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, वो जल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मॉलिक्यूल रहेंगे यहाँ पर, हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो ये
जल्दी जल्दी क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, और वो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी उस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये एक इक्वेशन से पता चलता है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो एक इक्वेशन से पता लगता है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन आपको ये जरूरत नहीं है, इसको बस याद कर लेना, ठीक है। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है, log P2 अपॉन P1 वेपर प्रेशर है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल, ठीक है ना, इज इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वेपर प्रेशर, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, कि एंथैल्पी हमेशा चेंज ही निकालते हैं ना, इसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ठीक है। फाइनल और इनिशियल रहेगा यहाँ पर, जो T2 क्या है फाइनल, T1 क्या है इनिशियल है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि टेम्परेचर का वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। लिक्विड के वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा है। वैसे तो हम पता लगा लिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इसी इक्वेशन से हम पता करते हैं। चलो, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम राउट लॉ की बात करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है।